नीट रिपीटर्स के लिए उम्मीद की नई किरण बनकर उभरा हिमालय फाउंडेशन। आज 23 IITs हैं भारत में, तो 23 IIT से जो टैलेंट निकलता है वो टैलेंट सिर्फ एक किसी कंपनी का कलपुर्जा बन के नहीं रहता, बल्कि वो टैलेंट उस कम्युनिटी का लीडर होता है। वो कम्युनिटी के लीडरशिप के अलावा आप देख रहे हैं कि अब पॉलिटिकल मैदान में भी एक लीडिंग पोजीशन पे वो टैलेंट काम करता हुआ आपको नजर आएगा, चाहे पार्टी कोई हो। ये खास अंदाज है नजमुद्दीन सर का, जो बच्चों को मेडिकल के अलावा इंजीनियरिंग फील्ड में जाने की टिप्स दे रहे हैं। दरअसल पिछले 6 सालों में फाउंडेशन के नीट रिपीटर्स स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम के तहत 87 स्टूडेंट्स को MBBS एडमिशन मिल चुका है। आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बेहतर गाइडेंस, स्पॉन्सरशिप और सही सपोर्ट देकर उनके डॉक्टर बनने के सपनों को साकार करने का काम हिमालय फाउंडेशन लगातार कर रहा है। रविवार को आयोजित इसके प्रोग्राम में महाराष्ट्र सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री असलम शेख ने चीफ गेस्ट के तौर पर शिरकत की। इस इवेंट में फाउंडेशन के चेयरमैन नूरुल हुदा सिद्दीकी के साथ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज खालिद सिद्दीकी, साजिद सिद्दीकी, माजिद सिद्दीकी और शाहिद सिद्दीकी भी मौजूद रहे। वहीं मशहूर करियर काउंसलर मोहम्मद नजमुद्दीन सर ने की स्पीकर के तौर पर स्टूडेंट्स को मेडिकल और इंजीनियरिंग एडमिशन प्रोसेस, सही करियर प्लानिंग और फ्यूचर स्ट्रेटेजी के बारे में अहम जानकारी दी। उन्होंने स्टूडेंट्स के सवालों के जवाब देकर उनकी क्वेरीज भी दूर की। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हिमालय फाउंडेशन के चेयरमैन, उनकी दावत पर मदऊ शहर के मुअज़्ज़िज़ीन, हिमालय फाउंडेशन से नीट कामयाब तलबा, उनके सरपरस्त, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैंने अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कुरान मजीद की एक छोटी सी आयत से किया। हमें से बहुत से लोग वाकिफ हैं, अल्लाह इक़बाल ने उस आयत का तर्जुमा इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम यूं किया है अल्लाह ने कि न हो जिसे ख्याल खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता, खुदा उस कौम की हालत को नहीं बदलता, न हो जिसे ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। तो ज़ाहिर बात है, अल्लाह की सुन्नत है कि आप अपनी सूरत हाल को तब्दील करने की जद्दोजहद और कोशिश कितनी करते हैं, उस पर मुनस्सिर है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद, ताईद और नुसरत। हमारा अक़ीदा ऐसा नहीं है कि दे हरी पलंगा बने। हमारा अक़ीदा ये है कि जिस रास्ते में आप अल्लाह पे तवक्कुल करते हुए निकलते हैं, अल्लाह की मदद और ताईद और नुसरत शामिल होती है। मैं ज़्यादा वक्त उस बात पर नहीं दूंगा कि मिल्लत की सूरत हाल तालीम के मैदान में कैसी है, उससे हम में से बहुत से अफराद वाकिफ हैं। बिलखुसूस 2007 में जब सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पेश हुई, उसके बाद से हर आदमी जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा है, टीवी के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से, अखबार के ज़रिए से मिल्लत की सूरत हाल उसके सामने आई है। कि क्या इस सूरत हाल को समझने के बाद अहले ईमान जो अपने दिल में दर्द रखते हैं खामोश बैठ सकते हैं? अगर वो खामोश बैठते हैं तो दिन ब दिन सूरत हाल और बदतर
होती जाएगी। तो ईमान का दर्द दिल रखने वाले लोगों का तकाजा है कि मिल्लत की सूरत हाल को बदलने के सिलसिले में मेरा क्या रोल हो सकता है समाज में, उस बात पर गौर करें। उम्मूमन हमारे आपके पास हुकूमत इदारों पर इन्हिसार का ज्यादा जो है तवज्जो है। हुकूमतें अपनी तौर पर जो करना है करेगी। तो इस सूरत हाल को बदलने की कोशिश अपनी जगह हुकूमत का काम, लेकिन एक मिल्लत के जिम्मेदार फर्द के नाते मेरा अपना रोल क्या होना चाहिए, ये जिम्मेदारी को महसूस करते हुए कामों को करने की बहरहाल जरूरत है। उसकी छोटी सी कड़ी हिमालय फाउंडेशन की जानिब से किया जाने वाला काम। ये काम अपनी जगह छोटा है, लेकिन मिल्लत के लिए महवीज का काम करने वाला है, मोटिवेशन का काम करने वाला है, हौसला बुलंद करने वाला है, सोचने पर मजबूर करने वाला है। हम सबको मिलकर इस मौजूद पर सोचने की बहरहाल जरूरत है। नूर साहब से मैंने जब भी गुफ्तगू की तो आपका एहसास ये था कि मैं अकेला हूँ, मेरे साथ मेरे दोस्त अहबाब रिश्तेदार वो भी आए और काम को आगे बढ़ाएं। हर फर्द सोचे अपने लेवल पर। तो इनकी इस फिक्र को हमने आज से नहीं बल्कि मैं पर्सनली 2020 से मेरी अपनी वाकफियत हुई है। जिस प्रोजेक्ट का तस्करा अभी मौलाना ने किया आपके सामने, कई प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट ये है कि मिल्लत इस्लामिया की एक बड़ी तादाद अल्हम्दुलिल्लाह जो मुस्बत अच्छे काम तेजी के साथ हो रहे हैं, उसके नतायज भी अच्छे हैं। जिस काम पर मिल्लत ने अपना रुख यकसू किया, फोकस किया, तवज्जो दे रहे हैं उस पर, उस मैदान में मेहनत कर रहे हैं, उसके नतायज भी 20-25 साल पहले तक हम आला तालीम में, खासतौर पर प्रोफेशनल टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूट में आबादी के प्रोपोर्शनेट हम कितने हैं, हम कंटिन्यू जायजा लेते रहते थे रिपोर्ट्स में। तो आप ये देखिए कि 25 साल पहले तक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, पहले प्राइवेट होते नहीं थे, 84 के बाद से प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ, 40 साल की कहानी हुई प्राइवेटाइजेशन। 84 से पहले तक आप देखिए कि गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज गिने चुने थे और वो 100-150 की इंटेक कैपेसिटी में आप जेजे में जाइए, केईएम में जाइए, नायर में जाइए, तिलक कॉलेज में जाइए, तो आपको जो आबादी आपकी नजर आती थी वहां, वो 100 में से 150 में से कोई एक आधा मुस्लिम बच्चा होगा। किसी कॉलेज में 1, किसी कॉलेज में 2, किसी में बिल्कुल नहीं, सिफर। ये सूरत हाल थी। लेकिन पूरी मिल्लत देखी, पूरे भारत की। अब उन्होंने कहा है कि डॉक्टर बनाना चाहिए बच्चों को, तो वो जो दिए फिक्र के साथ काम कर रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं, माँ बाप भी खर्च कर रहे हैं। नतीजा अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 15 साल से खासतौर पर आबादी के प्रोपोर्शन, अगर 15% आबादी हमारी इस मुल्क में है, गवर्नमेंट कहती है, तो आबादी के प्रोपोर्शन करीब अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच रहे हैं। ऑल इंडिया लेवल पर एमबीबीएस को एडमिशन लेने वाले मुस्लिम बच्चे अब 8.5 से 9% के दरमियान हो, 1% का 8.5 से 9% के करीब है। एक अच्छी तब्दीली है। इसी तरह की इज्तिमाई शऊर पैदा करके उन कामों को भी मेहनत के लिए मामूल करने की बहरहाल जरूरत है जो दीगर बड़े मुकाबला जाती इदारे हैं। IIT में हमारा परसेंटेज वही है, NIT में परसेंटेज वही है, लॉ के NLIT में, NLUs में हमारा वो परसेंटेज है। तो हर एरिया में हमारा परसेंटेज कैसे बढ़ सकता है, उसकी कोशिश बहरहाल करनी चाहिए। तो बहरहाल इस मैदान में तवज्जो दी गई तो नताइज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। इस मामले में बहुत से लोग मिलकर कोशिश कर रहे हैं। कुछ इदारे ऐसे हैं जो खुद अपनी कोचिंग क्लासेस एस्टैब्लिश करके खिदमत दे रहे हैं। जैसे आप देखते हैं हमारी 30 है, बच्चों से फीस लिए बगैर काम करते हैं। लतीफी 40 हैदराबाद का एक बैच उन्होंने शुरू किया, कोचिंग क्लास है लेकिन फ्री की एक बैच शुरू की। आसाम के जो MP है बदरुद्दीन अहमद साहब, अजमल 50 के नाम से उनके कई IIT और
नीट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से पूरे मुल्क में अलग अलग रियासतों में मुस्लिम बच्चों को फ्री कोचिंग प्रोवाइड करके मेयारी इदारों में दाखिल करने की एक कोशिश ये है। दूसरी कोशिश आप देखते हैं कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, इदारे हैं, जमातें हैं, ट्रस्ट हैं जो अपने इदारे नहीं चलाते लेकिन बच्चे रिजल्ट ला लेते हैं। रिजल्ट लाने के बाद एडमिशन के प्रोसेस जब उनके लिए मुश्किल जाता है फीस भरना, तो उसमें फीस में ताउन कर रहे हैं। ऐसे कई इदारे अल्हम्दुलिल्लाह मुंबई में। तीसरे वो लोग हैं जो पहले से आइडेंटिफाई करें बच्चों को कि ये बच्चा ज़हीन है, इसको अगर मुनासिब ट्रेनिंग, मुनासिब कोचिंग, अच्छा इदारा अगर मिलता है ये बच्चा आगे बढ़ सकता है। इदारा उनका नहीं है, वो इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई करके उस बच्चे को वो कोचिंग प्रोवाइड करने की कोशिश करता है। ऐसे 3 तरह की कोशिशें हैं, उसमें से एक कोशिश हिमालय फाउंडेशन की लास्ट कि टैलेंट को आइडेंटिफाई करना और टैलेंट को आइडेंटिफाई करके उस टैलेंट को प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करना और प्रॉपर कोचिंग प्रोवाइड करने के बाद फिर रहनुमाई करके मुख्तलिफ कॉलेज में एडमिशन की कोशिश करना। ये कोशिश का आगाज मैं पर्सनली टच में था आपके 2020 से। तो 6 बच्चे थे सर लातूर के शाहू कॉलेज में। हमारा एक टाइप था, लातूर का शाहू कॉलेज महाराष्ट्र का सबसे टॉप का कॉलेज है आज भी नीट के रिजल्ट में, और ये डेडिकेटेड टीम है कॉलेज की। वो कोई ऐसा कमर्शियल इंस्टीट्यूट नहीं है, वो आर्ट्स कॉमर्स साइंस जो एकेडमिक कॉलेज रहते हैं आपके पास बम्बई में जैसा महाराष्ट्र कॉलेज है वैसे वो टाइप कॉलेज था। लेकिन वो कॉलेज के मैनेजमेंट में और प्रिंसिपल में और स्टाफ में से कुछ लोग ऐसे थे जो समाज को कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो नीट से पहले भी जब परसेंटेज पे एडमिशन होता था तो उस जमाने में भी महाराष्ट्र में सबसे टॉप का रिजल्ट शाहू कॉलेज होता था। 12वीं के साइंस के परसेंटेज के बेसिस पे एडमिशन होता था मेडिकल का, तो वो 97 98 पे क्लोज होता था पीसीबी का परसेंटेज, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 300 में से कितने मार्क्स आपको मिले उस पर, तो सबसे टॉप मोस्ट परसेंटेज लाने वाले वहां के बच्चे होते हैं। तो महाराष्ट्र में मेडिकल के जितने सीट होते हैं वो सीट का 20 से 25% सीट पर एक ही कॉलेज में कब्जा होता था, और आज भी तकरीबन 18 से 20% सीट पर शाहू कॉलेज का कब्जा है। तो उनके पास एक रिपीटेड बैच चलती थी, रेगुलर बैच उनके पास 11 12 की जो चलती है उसका एडमिशन क्लोज होता है 10th के 98 99% परसेंटेज पर। वो बच्चे तो हमारे को नहीं मिलते थे, मिल गए तो हम कभी कभार उनको प्रमोट करके वहां भेजते रहे। लेकिन रिपीटर्स बैच में आसानी ये थी कि जब 200 का सीट होता था महाराष्ट्र में तो 100 जिसने हासिल किया उसको रिपीटर्स बैच में एडमिशन आसान होता था। तो हमने उनसे टाइप किया। जब मेरी मुलाकात आपसे नहीं थी, कुमार साहब से, खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट के अशफाक साहब से मुलाकात थी, तो हमने उनको कहा कि तुम एमबीबीएस के लिए तैयारी करके रिजल्ट लाके फीस के जो बच्चे जब आते हैं तो रहनुमाई और गाइडेंस और सपोर्ट होता है। एक काम ये भी करें कि जो बच्चे नहीं लग सके, जिनको प्रॉपर कोचिंग नहीं मिली गुर्बत की वजह से, माशी तंगी की वजह से, कोचिंग के लिए 1,20,000 की फीस होती थी जमाने में, तो वो फीस स्ट्रेट नहीं कर सकते, लेकिन अपने बलबूते पर तैयारी करते हुए ऐसा स्कोर आया है कि जो एमबीबीएस को लगने के करीब करीब है। अगर वो बच्चों को और एक मौका आप देते हैं तो यकीनन वो बच्चे रंग लाएंगे। तो उस प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया था 2000 एकेडमिक ईयर 10-11 से, तो 10-11 से लेकर तो 19-20 तक ये सिलसिला चला। 10 साल में उस प्रोजेक्ट में अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जितने बच्चे स्पॉन्सर किए गए 75% बच्चे गवर्नमेंट एमबीबीएस में जाते हैं। अगर उन्होंने 20 बच्चे स्पॉन्सर किए तो 20 में से 16 बच्चे गवर्नमेंट एमबीबीएस में जाते हैं। वो प्रोजेक्ट फिर ट्रांसफर हुआ हिमानी घाटी में। आपसे हमने तस्करा किया, फिर उसमें और क्योंकि शाहू कॉलेज की फीस वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, आज भी शाहू कॉलेज की फीस 90,000 के करीब है। तो हमने ये किया कि महाराष्ट्र में ऐसे प्राइवेट कोचिंग क्लासेस, ज़ाहिर बात है कि बच्चों को आप ये कहेंगे कि हम आपको फ्री पढ़ने का मौका देंगे और आप किसी भी ऐरे क्लासेस में उनको भेजेंगे जहाँ की कोई रिजल्ट नहीं, जहाँ कोई फैकल्टी अच्छी नहीं, जहाँ कोई मेयारी तालीम नहीं होती, तो सब मुफ्त की पढ़ाई की अहमियत घट जाती है। तो हमने
हमने ये कहा कि महाराष्ट्र में सबसे टॉप के रिजल्ट देने वाली कौन सी क्लास हो सकती है, उसका शाहू कॉलेज से कंपेयर की तो उनके रिजल्ट में बराबरी मसीह से वो टैलेंट थी। तो फिर उस क्लास से हमने टाइप किया, IIB नाम की क्लास है, नांदेड़ में सेंटर था, अब तो पूना वगैरह उनकी ब्रांचेस खुली। उनसे हमने मुलाकात की, हमने कहा कि आपकी फीस कितनी है, हमने कहा 70,000 रुपये हमारी फीस। हमने कहा हमारे बच्चे जो आपके पास आएंगे तो वो एक सोसाइटी की तरफ से, ट्रस्ट की तरफ से रिस्पॉन्सिबल किए हुए बच्चे रहेंगे जो अपने बलबूते पर रिपीट नहीं कर पाएंगे। आप क्या कॉपरेट करेंगे, आप कितने देंगे? हम सब 30,000 से ज़्यादा देंगे, आप फी बच्चा 30,000 रुपये से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर क्राइटेरिया तय किया, 300 प्लस 350, 500, 400, 400 जिसका रैंक था ऐसा कि जिन बच्चों को जजमेंट लेके ये बच्चा सिंसियर है, मेहनत कर सकता है, एक मौका दो, आगे बढ़ जाएगा। तो पहले 6 बच्चे आपके शाहू कॉलेज में ही थे, बाद में फिर 21-22 से ये मुंतकिल हुए IIT में। तो अल्हम्दुलिल्लाह हर साल जितने बच्चे ऐसे नजर आए जो कन्विंस हुए IIT में आके रहने के लिए, पढ़ने के लिए, तो फीस का इंतजाम आपकी तरफ से था, रहने खाने का जो खर्च है बच्चों से कहा गया था कि आप हॉस्टल और मेस का खर्च आप कर दें। 20-25 बच्चों में 2-3 बच्चे, 4 बच्चे कभी ऐसे हुआ करते थे जिनके वालिदैन रहने खाने का भी खर्च बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी तरफ से उनका वो इंतजाम किया गया। तो अब तक मतलब 2026 तक, 25-26 एकेडमिक ईयर तक तकरीबन 140 बच्चों को हिमालय फाउंडेशन की तरफ से IIB में कोचिंग हासिल करने के लिए ताउन किया गया। तो 140 में से 140 स्टूडेंट्स में 87 अल्हम्दुलिल्लाह MBBS का एडमिशन। अगर परसेंटेज निकालेंगे तो तकरीबन 65% के करीब उसका सक्सेस रेट बनता है। जिन बच्चों को भेजा गया 65% बच्चे MBBS को। अच्छा, MBBS में भी ऐसा हुआ कि वो 87 में से 50 बच्चे गवर्नमेंट MBBS को लगे, और गवर्नमेंट MBBS में भी होल कॉलेजेस में ऐसे 2 बच्चे हैं जहां जाना सिर्फ हमारे लिए ख्वाब था। मैंने आपसे कहा कि पहले तो स्टेट के MBBS में एडमिशन लेने वाले बच्चे होते ही नहीं थे, फिर तादाद बढ़ रही है। अब अल्हम्दुलिल्लाह जहां तादाद बढ़ रही है, 8.5 से 9% एवरेज हो गया है, वहां एक अच्छी मुस्बत तब्दीली ये भी है कि भारत सरकार के सबसे टॉप के जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसको हम एम्स के नाम से जानते हैं, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। दिल्ली में एक था पहले, अब तकरीबन 20 के करीब एम्स हो गए। एम्स में सबसे टॉप के बच्चे ही एडमिशन लेते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खर्च से चलने वाला 100%, टॉप मोस्ट अच्छी फैकल्टीज, टॉप लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर, PhD तक आपको तालीम हासिल करने की सहूलत, ऑलमोस्ट हम पढ़ाने वाला स्टाफ मेडिकल साइंसेस में PhD किया, और प्लस खर्च के एतबार से देखेंगे आप, इतना बड़ा एक्सपेंसिव इदारा होने के बावजूद आज भी एम्स में फीस सिर्फ 5,500 रुपये, 5,500 रुपये मेस के अलग, ट्यूशन फीस के नाम से सबसे सस्ता, सबसे टॉप का कॉलेज। तो वहां हमारे बच्चे जाएं, ये हमारी तमन्ना थी। अल्हम्दुलिल्लाह जहां और इलाकों से बच्चे अब एम्स में भी आ रहे हैं, वहीं हिमालय फाउंडेशन से कोचिंग हासिल करने वाले 2 बच्चियां, लड़कियां, एक बच्ची यास्मीन है लातूर डिस्ट्रिक्ट में, औसा नाम का एक तालुका है, वहां की रहने वाली है। वो बच्ची का एम्स बीबी नगर हैदराबाद, वहां एडमिशन फाइनल ईयर है अल्हम्दुलिल्लाह। काफी साल 2 साल पहले महाराष्ट्र का जो मिरज शहर है, मिरज की एक बच्ची थी सानिया का एडमिशन हुआ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस मंगलगिरी आंध्र प्रदेश, जो टॉप के अच्छे एम्स में शुमार है। तो ये सिग्निफिकेंट रिजल्ट हम अपने सामने रखते हैं। 140 में से 87 बच्चे जो है आप देख रहे हैं कि MBBS। अब आप बोलेंगे 37 बच्चे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में, तो वो बच्चे जो कोचिंग नहीं कर पा रहे थे तो प्राइवेट
कॉलेज की फीस कैसे वो अफोर्ड करें। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए भी हालात पैदा किए। अब तक की ये हो रहा था, अभी आज एक अच्छी खुशखबरी आपके पास भी है। पिछले साल तक ये होता था बड़े पैमाने पर, कुछ बच्चे में कंटिन्यूएशन एजुकेशन में आपका भी ताल्लुक था, लेकिन इतने बड़े पैमाने पर समझेंगे जो काम करने वाले इदारे हैं वहाँ, जैसे आपने कोचिंग प्रोवाइड किया, 40 बच्चे समझेंगे इस साल एमबीबीएस को लग रहे हैं, तो अब उनका एमबीबीएस कंप्लीट होने तक का ताउन, उनके फीस का नज़्म, ये केसीटी खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से वहाँ से जुड़ा करता था। क्योंकि केसीटी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे भारत में एक ऐसा ट्रस्ट है, वाहिद ट्रस्ट है आप कह सकते हैं, कि जहाँ हर साल पिछले 8 साल से खास तौर पर देखेंगे, रिजल्ट पहले भी था, 8 साल से देखेंगे आप तो 150 के करीब एमबीबीएस के बच्चों को फीस में ताउन करते हैं, 150 तक। वो 150 में मोटे तौर पर आधे गवर्नमेंट कॉलेज के होते हैं, आधे प्राइवेट कॉलेज के होते हैं। प्राइवेट कॉलेज में इसलिए हमने दरखास्त की थी कि गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट कॉलेज के स्कोर में बहुत ज्यादा जमीन आसमान का फर्क नहीं रहता, 2-3 मार्क 4 मार्क का फर्क होता है, 1-1 मार्क का फर्क होता है। हमने उनसे दरखास्त की थी कि देखो कि ये बच्चे खूब मेहनत करते हैं, 3 साल इन्होंने मेहनत किया, चौथे साल भी इनसे ये कहेंगे आप और एक बार रिपीट करो तो मुश्किल जाएगा। और उसके साथ के बच्चे अगर प्राइवेट कॉलेज में फीस भर के वो डॉक्टर बन रहे हैं और ये असद के साथ उनको देखते बैठे हैं, तो इनके लिए कुछ न समझना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह खिदमत चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से प्राइवेट कॉलेज में भी फीस में शेयरिंग का सिलसिला शुरू हुआ और अभी जाती 1 लाख से लेकर 3.5 लाख बल्कि 4 लाख तक एक ही बच्चे को पर ईयर ये कंट्रीब्यूट किया गया है। हमारी दरखास्त आपसे भी रही है, आपकी कोशिश भी है, तमन्ना भी है, ख्वाहिश भी है, दुआ भी है कि नूर साहब ने भी कहा कि हम भी कुछ बच्चों को जहां कोचिंग मुकम्मल करके आगे जाएंगे तो उनका एमबीबीएस कंप्लीट करने तक की हम इंशाल्लाह, अब तक के 2-4-5 बच्चे हर साल रहे हैं, लेकिन अब आपने भी उसकी तादाद को बढ़ाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी कोशिशों में और बरकत दे और बेहतर से बेहतर जो है कामों के लिए और लोग साथ आपके जुड़े। तो 87 बच्चे ये हैं जो एमबीबीएस में जा रहे हैं। अब जानते हैं कि एमबीबीएस के बाद आमतौर पर बच्चे सेकंड प्रेफरेंस करते हैं बीएमएस को, बैचलर एलोपैथिक मेडिसिन सर्जरी को। बीएमएस के मैंने शुरू में कहा, पहले विशेष में होंगे आप लोग, तो महाराष्ट्र में 2 टाइप की कॉलेज है, प्राइवेट और गवर्नमेंट एडेड। गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड ये इनकी फीस भी कम होती है, अभी इनकी 57,000 रुपये फीस है, लड़कियों को वो भी माफ है। तो आमतौर पर अच्छे स्कोर के बच्चे आते हैं वहाँ पर, कॉम्पिटिशन अच्छा खासा होता है। एमबीबीएस में गवर्नमेंट एडेड बीएमएस में फर्क देखेंगे आप तो 20-25 मार्क का फर्क होता है, ज्यादा नहीं। यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह 35 बच्चे 140 में से 35 बच्चे बीएमएस को एडमिशन दे चुके हैं। वो 35 में से 22 ऐसे हैं जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड बीएमएस को है, बाकी के प्राइवेट कॉलेज में। 2 बीडीएस को है, उसमें से एक गवर्नमेंट बीडीएस में है और एक प्राइवेट बीडीएस में। 2 बीएचएमएस को, आमतौर पर बीएचएमएस को कम स्कोर होता है। तो ऐसे बच्चे जिनको अगर हमने 400 का समझ के क्राइटेरिया तय किया इस साल एडमिशन का, कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत परेशानियां हैं, तमन्ना है, ख्वाहिश है, नूर साहब को मिलते हैं, हमदर्द दिल है, 400 की कंडीशन है एडमिशन के लिए, लेकिन वो पेरेंट आके बैठा हुआ है, तो वो बच्ची को मार्क्स कितने हैं, 200-210 है, आपने रिक्वेस्ट की दे दो बच्ची को एडमिशन। तो ऐसे बच्चे बीएचएमएस हो गए, उनकी कोशिश अगर मिलाई तो 2 बच्चे बीएमएस हो गए और अच्छी मेहनत करके 2 बच्चियां ऐसी हैं जो गवर्नमेंट एडेड बीएमएस हो गए। उसमें से एक अंजुमन में है, एक आपके जो है पूना के आजम कैंपस में, और 5 बच्चे ऐसे हैं जो आप देखते हैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के BBSc बैचलर इन वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री, जानवरों के डॉक्टर जिसको हम बोलते हैं आमतौर, जो BBSc के मैदान में गवर्नमेंट, ये भी कॉम्पिटिटिव कॉलेज होते हैं और इसका भी स्कोर गवर्नमेंट एमबीबीएस के और प्राइवेट एमबीबीएस में अब इसमें ज़्यादा फर्क नहीं होता। जैसे पिछले साल देखेंगे आप तो बिल्कुल 10-5 मार्क के फर्क के बच्चे एमबीबीएस को छोड़कर इधर एडमिशन ले चुके थे। अच्छे रोजगार, अच्छे मौके उस मैदान में भी है, तो अल्हम्दुलिल्लाह 5 बच्चे उधर एडमिशन के लिए हकदार बन चुके हैं।
इस तरह से 140 में से आप ये कह सकते हैं 135 बच्चे अलग अलग प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज में सेट हो गए हैं। अब ये अचीवमेंट जो है, दार बात है कि आप 135 खानदानों का ये खड़ा है। आप बोलेंगे 5 कहाँ गायब हो गए? उसमें से एक बच्ची ऐसी है जो 2 बार रिमेक करने के बाद हमारे अच्छा रिश्ता आ गया, शादी कर ली। मशवरे किए थे सर क्या करें, और रिश्ता अच्छा है, बाखलाक है, नौजवान हलाल कमाई कमाते हैं, बिल्कुल तरजीह दीजिए, शादी करके वो चले। एक बच्चा ऐसा है कि अपने तौर पर फैसले खुददारी होती बच्चों में, वालिदैन की परेशानी को देखते हुए उसने 1 साल तो हमसे ताउन हासिल किया, अब लेकिन दूसरे साल ताउन हासिल करने के लिए तकल्लुफ शामिल था उसको इतना भी नहीं दिया। और आप तसव्वुर करेंगे कि वो बच्चे को और एक बार आप मौका देंगे, वो एमबीबीएस में जा सकता है। उसका स्कोर जो था पिछले साल बिल्कुल 15 से 20 मार्क का फर्क था उसका, सिर्फ एमबीबीएस में लग गया। उसने कहीं एडमिशन नहीं लिया, 2-3 महीने गुजर गए, पता ही नहीं चला। बाद में हमने फॉलो किया, फोन नंबर फिर चेंज हुआ था, मालूम किया कि पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं। कल मैंने आने से 2 दिन पहले उससे बात की, बेटा ऐसा क्यों किए? तो बोले सर आपको ट्रस्ट को हम कब तक जाएंगे? अब्बा ने ये कहा था कि अब बस हो गया, काफी है, आप अपने लेवल पे कुछ करें। तो पेट्रोल पंप पे मैनेजर के ऐसे समय काम कर रहा हूँ। मैंने कहा कितना लगेगा आपको, कितना मिलता था वहां से? तो मैं अपने लेवल पर सर यहाँ से टाइम निकाल के सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ, और सेल्फ स्टडी में मेरा स्कोर आने के इम्कान है, इंशाल्लाह मैं कामयाब होऊंगा। दूसरी एक बच्ची है रद्दी है, एक शादी होगी, एक पेट्रोल पंप है। एक बच्ची ऐसी है जिसको हमने रिपीट करने का मौका दिया था, लेकिन घर के एडजस्टमेंट, हर घर की कहानी आपको अलग मिलेगी। ऐसे कहानियों को ढूंढना, समझना और उनके लिए अल्टरनेटिव देना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये भी काफी नहीं है कि मैं आपके लिए ताउन करने को तैयार हूं, आज नहीं। लोगों के मसाइल क्या है उसको समझना और मसाइल समझ के अल्टरनेट उनको देना, ये भी हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और बच्ची की कहानी ऐसी है कि वादी साहब ने छोड़ दिया, शादी का रिश्ता बाकी ही ना, क्यों नहीं रहा बाकी, उनको कुछ तबीयत की खराबी है खातून के, वो उसलिए छोड़ा, देखते हुए आते हुए लेकर भी नहीं रहा। और वो खातून की तबीयत खराब होती है तो बच्ची को देखना पड़ता है, खाने पकाने से लेकर तीमारदारी, नर्सिंग पूरी उसकी। वो बच्ची का इतना वक्त जाता है उसमें कि उसका स्कोर इस साल जो स्कोर आया उसका वो 435 स्कोर। उस बच्ची को अगर फ्री स्टडी का टाइम मिलता, यकीनन 100% वो बच्ची एमबीबीएस में लग जाती। ऐसे कई मसाइल ज़्यादा लोग समाज में आपको नजर आएंगे। हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है कि हम ढूंढे, तलाश करें, मसले को समझें, अपना गम समझें उसको, और अल्लाह की रजा के लिए उसके पास उसका अजर पाएगा। आपको दुनिया में किसकी तारीफ हो, सताइश हो, आपको इनाम व इकराम मिले ना मिले, लेकिन मेरी आपकी जिम्मेदारी होती है ऐसे मुस्तहिकीन को ढूंढकर उनके लिए डेवलपमेंट का क्या लॉन्ग टर्म प्लान दे सकते हैं। एक हो सकता है कि वक्ती जरूरत उसकी पूरी कर रहे हैं हम कुछ देकर, और एक होता है कि उसकी जरूरत को पूरी करके उसको लॉन्ग टर्म प्लानिंग में उसको लगाएं। तो बहरहाल ये कामों में एक तसलसल भी चाहिए, उस तसलसल में जो है हर वक्त ताबुल किया है नूर साहब ने। दूसरी बात, एक शख्स एक घर से जब उठता है काम करने के लिए, ज़ाहिर बात है कि उससे घर के अफराद का ताबुल बहुत जरूरी है। मैं ज़ाहिर बात है कि मुँह पे तारीफ तो मना किया गया है, लेकिन मैं सिर्फ तहदीस नियामत के तौर पर कह रहा हूँ आपके सामने, तरगीब के लिए कह रहा हूँ, जिक्र कर रहा हूँ उसका कि बच्चों की तरबियत के सिलसिले में मैंने जो महसूस किया नूर साहब को, कि इस प्रोसेस में जब भी जिस बच्चे के ताउल का मामला दरपेश रहा तो उसकी जरूरत बराबर पूरी की गई, और हर वक्त बच्चों ने आपके साथ दिया। ऐसा नहीं होगा बजान क्या लगा है, ये उसमें आजमाइश भी है, मुसीबतें भी है, कई चीज़ें हैं, उस पर अंगेज करते हुए सेहत की खराबी है। अब कल आपके एरिया
गैस में गिर गए, एडमिट होना पड़ा, ऑपरेशन का मशवरा हुआ, लेकिन ये बहरहाल इनके कामों में भी आप डायमंड मसरूफ हैं। अल्लाह से दुआ कीजिए कि इनकी जो तरबियत है औलाद के ताल्लुक से, मैंने इनके पूरे बच्चों से मुलाकात की है, लड़कों से, वो सब में वो जज्बा, वो आजिज़ी, वो इंकिसारी, अपने बाप के काम में बढ़ चढ़ कर जो है ताउल करना पेशानी पर बैल लाए बगैर। तो वो याद आता है शेर अल्लामा इकबाल का, तो मौलाना क्या है वो, किसने सिखाया इस्माइल को आदब फर्जंदी, ये मक्तबी करामत ना, मुझे याद दिया। चलो अगला शेर ये था कि किसने सिखाया इस्माइल को आदब फर्जंदी। हमारे आपके लिए अपने औलाद की तरबियत, इस नए शबर को, ये भी एक बहुत अहम पहलू है। एक बाप के लिए उसकी औलाद अगर उसकी आखिरत की कामयाबी का जरिया बनते हुए दिख रही है उसके सामने, उससे बड़ी खुशकिस्मत क्या हो सकती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि एक शख्स दुनिया से रुखसत हो जाता है, उसकी मोहलत अमल खत्म हो जाती है, लेकिन 3 चीजें ऐसी है जो मुस्तकिल उसको अजर और सवाब पहुंचाते रहते हैं। उसमें से नंबर 1 पर है कि उसने ऐसा इल्म छोड़ा दुनिया के लिए कि जिससे दुनिया फायदा उठा रही। हमें से कोई ऐसा नहीं है जो इतने बड़े पैमाने पर कुछ उलूम छोड़ गया, साइंस, रिसर्च वगैरह, हदीस, तारीख, फिक़ह, सब कुछ आ गया उसमें। ऐसा कोई इल्म कारनामा करने की सलाहियत, तौफीक हमें से बहुत कम लोग। दूसरा कहा ऐसे रिफाही काम, तालाब बनाया, कुआं खोद दिया, मदरसा खा दिया, मस्जिद बना दी, सड़क बना दी, है ना, उससे लोग फायदा उठा रहे हैं, तो वो भी अजर उसको कंटिन्यू पहुंचता रहेगा। और तीसरा कहा कि ऐसी नेक और साले औलाद जो अपने जाने वाले बाप और माँ के बाद उसके लिए दुआएं खैर करते हैं, नेक और साले बन के रहेंगे। अल्लाह के रसूल ने 2 अल्फाज इस्तेमाल किए, नेक और साले। तो एक ऐसी नेक और साले औलाद आखिरत में हमेशा कामयाबी का जरिया बनती है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह उस नहज पर अपनी औलाद की तरबियत की है। हम में से हर एक को भी इस नहज पर अपने औलाद को भी अपने कामों में शरीक रहने की, करवाने की अल्लाह ताला मौका, इनायत और तौफीक अता फरमाए। ये चंद मुख्तसर रिपोर्ट आपके सामने थी, चूँकि आज की नशिस्त में पिछले 3 साल से ये काम जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे बेचारे रात दिन मेहनत करके रिजल्ट लाते हैं, ज़ाहिर है कि 27 के हकदार बनते हैं, उनकी 27 हो, हौसला अफजाई हो उनकी, तो उसका भी एक मौका आपने प्रोग्राम में दिया है। तो इससे पहले 24 में मेमन हॉल में हुआ था, टोकरी हॉल में, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम यहीं पर हुआ था 25 में राजस्थान हॉल में, और ये तीसरा प्रोग्राम है 26 का अल्हम्दुलिल्लाह, कि वो तमाम बच्चों को बुलाकर जो है उनके वालिदैन के साथ मिल बैठ कर फिर न सिर्फ 27 और उनकी रजिस्ट्रेशन है, बल्कि अगले एडमिशन के सिलसिले में उनकी क्या परेशानियाँ हैं, उनकी क्या तकाजे रहेंगे, उस पर भी बातचीत का मौका मिलेगा। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, और इसके बाद जो फहरिस्त है हमारे पास उन बच्चों की जो दूर दराज से सफ़र करते यहाँ आए हैं, तो मौलाना से दरख्वास्त करूँगा कि कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपसे कहा कि मुल्क में मिल्लत की तरक्की के लिए मेडिकल साइंसेस एक मैदान है। हम ये चाह रहे अब कि ये सिलसिला जारी रहे, और इसके अलावा बेहतर से बेहतर इदारों में मिल्लत के बच्चों का दाखिला कैसे हो सकता है, उसकी तरफ भी तवज्जो दें। तो पहली चीज़ मैं ये आपके सामने रखना चाहूँगा, जैसे मेडिकल साइंसेस में 8.5 से 9% के करीब हम पहुँच रहे हैं। हमारी आपकी सबकी ख्वाहिश होना चाहिए कि मुल्क के सबसे नामवर इंजीनियरिंग के इदारे IIT, जैसा IIT पवई आपके शहर में, आज 23 IITs हैं भारत में, तो 23 IIT से जो टैलेंट निकलता है, वो टैलेंट सिर्फ एक किसी कंपनी का कलपुर्जा बन के नहीं रहता, बल्कि वो टैलेंट उस कम्युनिटी का लीडर होता है। वो कम्युनिटी के लीडरशिप के अलावा आप देख रहे हैं कि अब पॉलिटिकल मैदान में भी एक लीडिंग पोजीशन पे वो टैलेंट काम करता हुआ आपको नजर आएगा, चाहे पार्टी कोई हो।
तो वो मैदान अब भी तवज्जो का तालिब है। तो हम ये चाह रहे हैं, जैसा मेडिकल के लिए स्पॉन्सरशिप का प्रोजेक्ट चल रहा है, तो हम ये कह रहे हैं कि अब जो बच्चे आईआईटी में एडमिशन के लिए 2 स्टेजेस पे एग्जाम देना पड़ता है। एक होता है जेडबलई मेन और एक होता है जेडबल एडवांस। तो जेडबलई मेन में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं, जैसा मेन में इस साल 16 लाख बच्चे बैठे थे जेडबलई मेन में, तो 16 लाख में से 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट किए जाते हैं आईआईटी जेईई एडवांस के लिए। एडवांस आईआईटी के लिए होता है। तो हम ये चाहेंगे एडवांस में अपीयर होते हैं बच्चे जेडबलई, 2.5 लाख बच्चे सेलेक्ट होते हैं। वो 2.5 लाख में से 2.5 लाख आईआईटी में नहीं लगते। आईआईटी का इंटेक कैपेसिटी 20,000 है। 2.5 लाख में से 20,000 बच्चे लग गए आईआईटी में, तो बाकी कितने बच्चे? 2,30,000 बच्चे फिर भी बच गए। वो बच्चे ऐसे स्कोर या ऐसा ऑर्डर रैंक नहीं होता कि जिन्हें जाना चाहिए। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि ऐसे बच्चे जिन्होंने जेडबलई क्वालिफाई किया, क्वालिफाई करने के बाद एडवांस की और एक बार तैयारी के लिए उनको भारत का टॉप का कोचिंग इंस्टीट्यूट में अच्छी जगह होता है। वो 1 साल की कोचिंग क्या होगी, रहने खाने का खर्च क्या होगा, उस प्रोजेक्ट पे काम करने की जरूरत है। हमने उस प्रोजेक्ट को रेडी रखा है। हम आप जैसे जितने अफराद होंगे उनके सामने प्रोजेक्ट रखना, तकाजे रखना और तकाजों की तकमील आपकी काम। हमारा काम है टैलेंट आइडेंटिफाई करना और टैलेंट कहाँ कहाँ इंप्रूव हो सकता है उसके लिए कोशिश करना। तो मुल्क के टॉप की जो कोचिंग इंडस्ट्री है, कोचिंग इंडस्ट्री में अगर उनको 1 साल कोचिंग प्रोवाइड करते हैं जेडबलई मेन क्वालिफाई करने वाले बच्चों को, हमारा क्राइटेरिया वो मेन क्वालिफाई करना। ठीक, एक प्रोजेक्ट ये है। दूसरा है, मुल्क में पिछले 15 साल में एक अच्छी हायर एजुकेशन के एरिया में, खासतौर पे लॉ के एजुकेशन में टॉप मोस्ट, जैसे मुझे अगर 15 साल पहले कोई बच्चा पूछता सर जैसे मेडिकल साइंसेस में एम्स है, इंजीनियरिंग में आईआईटी है, वैसे लॉ के मैदान में नेशनल लेवल के टॉप के कौन से हैं, तो 1-2 नाम गिरा सकते थे हम। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने NLU के नाम पे, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के नाम पर 26 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की हैं। और वो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए आप देखेंगे एक एग्जाम होता है ऑल इंडिया लेवल पर, उसका नाम है CLAT, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। उस एंट्रेंस के जरिए से NLU में एडमिशन होता है। ये 26 जितने NLU है उसमें से टॉप 10 का रिजल्ट बहुत अच्छा है। आपके महाराष्ट्र में उसमें से 3 इंस्टीट्यूट है, एक मुंबई में है NLU, एक औरंगाबाद में है और नागपुर में, लेकिन इनका मुकाम टॉप 10 में अभी तक नहीं आया। टॉप 10 में बेंगलोर का है NLU, टॉप 10 में हैदराबाद है, टॉप 10 में आपका मध्य प्रदेश का है, टॉप 10 में आपका तिरुवनंतपुरम इंस्टीट्यूट है। तो ऐसे टॉप 10 में बच्चे जाते हैं। तो हमारा अपना मुशाहिदा ये है कि ये NLU से निकलने वाले बच्चे लॉयर बनकर 5 साल का इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स होता है 12वीं के बाद। तो ये 5 साल के कोर्स के बाद इनके 90% बच्चे कारपोरेट लॉयर के तौर पर काम कर रहे हैं। वकील साहब बैठे हैं, तो कारपोरेट लॉयर का क्या मकाम होता है, क्या इनकम का रेंज होता है, आप लोग एक वाहिद प्रोफेशन ऐसा है भारत में कि इससे ज्यादा कोई नहीं कमा सकता, बिजनेस वाले छोड़कर। सर्विस सेक्टर में इससे ज्यादा कमाई कोई नहीं करता। आप भारत का सबसे बड़ा, सबसे मशहूर, सबसे टॉप का अगर हार्ट सर्जरी करने वाला बताएंगे कि कितने कमाएंगे, कितनी सर्जरी करेंगे, बहुत हो गया वो महाना 25 लाख या 1 करोड़ कमाएगा। लेकिन एक लॉयर जो होता है, आप तसव्वुर कीजिएगा, एक सिटिंग की, एक हियरिंग की, एक उसके जो आर्गुमेंट होते हैं, तो वो 3-3 करोड़ के होते हैं। तो ऐसे भी लॉयर हैं जिनका रोज का 1 करोड़ है, उससे ज्यादा है। तो ये मैदान अभी खाली है। कोई मसला आया, चाहे मस्जिद का हो,
आपका परफेक्ट नहीं मिलता। चाहे 3 तलाक का मामला हो, वही कभी से ठीक है, अच्छी बात है, वो ताबन कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे, लेकिन शरई, फिक़ही, कुरान, अरबी, इस्लामी फलसफा, ये सबको जानने वाला, एक थॉरो नॉलेज रखने वाला अच्छा वकील सुप्रीम कोर्ट में। बुरखे का मसला आया तो NLU में एडमिशन के लिए हम ये चाहते हैं कि मुस्लिम बच्चे जाएं। हमने कोशिश की है कि उनको कोचिंग प्रोवाइड करें, लेकिन बड़े पैमाने पर नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 बच्चे गए हैं, उसमें से एक अल्लाह का एहसान है कि ये मैंने लास्ट टाइम भी तस्करा किया था उसका, ये बच्ची है गाजियाबाद, दिल्ली से लगा हुआ है। आप तस्वीर कीजिए कि समाज कहाँ है। मैंने बार बार कहा, इसलिए कहा कि आइडेंटिफाई करना एक बड़ा मसला है। गाजियाबाद की वो बच्चियां 2 बहनें हैं, वो 2 बहनों, एक बहन MBBS पानीगढ़ में है गवर्नमेंट कॉलेज में, यूपी में, उसके लिए भी नीट कोचिंग के लिए आपने उसको सपोर्ट किया था। उसकी छोटी बहन है NLU इलाहाबाद, जो टॉप 10 में आता है, वहां पर भी 3rd ईयर के स्टूडेंट है लॉ की। नूर साहब ने न सिर्फ उसको कोचिंग में मदद की, बल्कि उसका हॉस्टल मेस का पूरा खर्च आप संभाल, फीस खिदमत 20% दे रहा है और आप हॉस्टल मेस का खर्च दे रहे हैं। जाहिर बात है कि ऐसे बच्चे हमको चाहिए, और हम ये चाह रहे हैं कि आप लॉ के मैदान में 12वीं में ऐसा टैलेंट जो आर्ट्स कॉमर्स, अच्छा नीट में और JEE में सिर्फ साइंस के बच्चे होंगे, इधर आर्ट्स का बच्चा, कॉमर्स का बच्चा, साइंस का बच्चा, तीनों बच्चे एलिजिबल हो सकता है। तो ऐसा बच्चा जो टैलेंटेड है, लैंग्वेजेस अच्छी है, लॉजिक रीजनिंग अच्छी है, डिस्कशन में अच्छा है, तो ऐसे बच्चों को प्रमोट करके लॉ के टॉप के इंस्टीट्यूट में दाखिल करने की जरूरत है। ये सिर्फ फर्द की जरूरत नहीं है, मिल्लत की जरूरत है। हम ये चाह रहे हैं कि हर सुप्रीम कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तालुका कोर्ट में आपके टॉप के लॉयर्स आपको मिले। आज अगर मैं आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ, ये सब तामीरी गुफ्तगू है, मुल्क को बेहतर बनाने की गुफ्तगू है, मुल्क में रहने वाले आवाम की फलाह बहबूद की गुफ्तगू करना है। लेकिन कल मैं बाहर गया थोड़ी देर के बाद और मुझे गिरफ्तार करके ले गया, क्या लगेगा? अच्छा वकील लगेगा? वही महमूद प्राचार्य, ये वही बंबई में 2-3 नाम सुनने में आते हैं, 50 की सूरत है ऐसे टॉप लेवल के लॉयर्स। ऐसे लॉयर्स ऑर्डिनरी कॉलेज से नहीं निकलेंगे, ऐसे कॉलेज टॉप के कॉलेज से निकलेंगे। तो एक प्रोजेक्ट ये भी, तो इस पर काम करने की जरूरत है। 3 चीजें होगी। चौथी चीज, मीडिया का मैदान। दोस्त बैठे हैं हमारे मीडिया के, है ना, क्या देना क्या नहीं देना, कैसे डाइवर्ट करना, माइंड कैसे बनाना, नैरेटिव कैसे क्रिएट करना। मीडिया हाउसेस हमारे तो नहीं है, लेकिन उन मीडिया हाउसेस में टॉप लेवल के काम करने वाले अफराद की जरूरत है। तो मीडिया जर्नलिज्म में बहरहाल जो जर्नलिज्म के टॉप इंस्टीट्यूट है, वहां पर कुछ बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी तरबियत कर रहे हैं, उनको भेजें। तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग कर रहे हैं इस मैदान में, हमको भी आगे बढ़ने की बहरहाल जरूरत है। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन में पिछले 5 साल से भारत के टॉप के जो 5 जर्नलिज्म के इंस्टीट्यूट्स है, वहां प्रमोट करने की बहरहाल कोशिश की है। तो हमारा काम ये हो सकता है कि हम शुरू नहीं करें, जो काम कर रहे हैं उनको अपलिफ्ट करें, देखें, फाइंड आउट करें, और फाइंड आउट करके फिर उनको संभालने की कोशिश करें। एक प्रोजेक्ट बहरहाल ये भी है, मिल्लत को संभालने के लिए कई चीजें हैं। होटल मैनेजमेंट, कैटरिंग टेक्नोलॉजी लड़कों के लिए, आप देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मैं ऑर्डिनरी इंस्टीट्यूट की बात नहीं कर रहा हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूट है यहाँ पर आपके वीर सावरकर मार्ग पे, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट कैटरिंग टेक्नोलॉजी, उसका एंट्रेंस एग्जाम होता है। उस एंट्रेंस एग्जाम में बहरहाल तैयारी की जरूरत है। भारत में 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का इंतहाई कम खर्च में तालीम है, और क्वालिटी की एजुकेशन आपको वहां मिलेगा, चाहे वो BA हो, BCom हो, BSc हो, बेसिक साइंसेस हो, और कोई तालीम हो, कम खर्च में अच्छा हॉस्टल, अच्छा कैंपस, अच्छी स्टडी। उसका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है CUET के नाम से, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के नाम से। उस एंट्रेंस में
ज़ाहिर बात है कि वो बच्चे जो मेडिकल की तरफ नहीं आ रहे, उनको मिलकर, उनको पकड़कर, उनको मौके बताएंगे आप, तो पता चलेगा। ये जूनियर कॉलेजेस में काम करने की जरूरत है। एक एक बच्चे को पकड़ करके, बेटा तुम्हारी सलाहियत ये है, तुम्हारे सलाहियतों को आइडेंटिफाई करके बोलें कि तुम ये काम करोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। तो सिर्फ आइडेंटिफाई करके छोड़ना भी नहीं है, सलाहियतों को समझकर आप ये कर सकते हैं बोल के सिर्फ छोड़ना भी नहीं है, बल्कि उनको उस टैलेंट को अपने जगह तक ठिकाने लगाने तक पीछा करने की जरूरत है। समाज की जरूरत ये है। समाज की जरूरत खाली एक तकरीर करके, रहनुमाई करके, मालूमात फराहम करके बैठ जाने के नहीं है। हम प्रैक्टिकल देख रहे हैं। एक एक बच्चे का उसके टैलेंट के तहत उसके इंस्टीट्यूट में एडमिशन फाइनल होने तक आपको फॉलो करना होगा। ये सतह पर जाने की बहरहाल हमको जरूरत है। तो आप में से जितने लोग हैं अपने अपने लेवल पे ये सोचें कि मैं फलाना कोर्स के लिए एक बच्चा अडॉप्ट करूंगा, फलाना कोर्स के लिए एक बच्चा अडॉप्ट करूंगा, फलाना कोर्स के लिए एक बच्चा मैं अडॉप्ट करूंगा। आपके लिए मौका है। ये मौकों से बच्चे बहरहाल फायदा उठाएं, इसकी कोशिशें हैं। ज़रूरत है कि आला तालीम के लिए और तरक्की के रास्ते तय करने वाले जो अच्छे इदारे हैं वो भरपूर है, बड़ी तादाद में। उनके एग्जाम है, उनके एंट्रेंस एग्जाम है। आपको मैं बता रहा हूँ कि मुल्क में बेसिक साइंसेस के अच्छे लोगों की जरूरत है। आप देखते हैं कि एक APJ अब्दुल कलाम ने सदर जमहूरिया बना दिया। एक बच्चा अगर IIT करता है, एक बच्चा साइंटिस्ट बनता है, दोनों में फर्क है। IIT करने वाले बच्चे को रोजगार जल्दी मिल सकता है, तनख्वाह अच्छी मिल सकती है। एक साइंटिस्ट बनने वाले के बच्चे को देर तक पढ़ना पड़ता है, तनख्वाह कम हो सकती है, लेकिन उनका कंट्रीब्यूशन जो होता है वो ऐसा होता है कि न सिर्फ उसकी जात, उसका खानदान, उसका रिश्तेदार, उसका समाज, बल्कि पूरे मुल्क को ऊपर उठाने वाला होता है। तो ऐसे एरिया में प्रमोट करने की जरूरत है बच्चों को कि जो बेसिक साइंसेस के, और उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश किए इदारे। 20 साल पहले मुझे कोई पूछता कि सर मुझे नहीं जाना है इंजीनियरिंग को, नहीं जाना है मेडिकल को, नहीं जाना है लॉ को, मुझे जाना है सिर्फ साइंटिस्ट बनना है, तो ऐसा इदारा बताइए। जवाब मुख्तसर होते थे हमारे पास, 1-2 इदारे होते थे। अब गवर्नमेंट खुद परेशान हो कि जितना टैलेंट है सब इंजीनियरिंग में जा रहा, मैनेजमेंट में जा रहा, मेडिकल में जा रहा, बेसिक साइंसेस की तरफ नहीं आ रहा। तो बेसिक साइंसेस के जो टॉप लेवल के साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, माइक्रोबायोलॉजी के, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इलेक्ट्रॉनिक टेलीकम्युनिकेशन के, है ना, न्यूक्लियर साइंसेस के, वो सब साइंटिस्ट जो है 80 के ऊपर के हो गए, कुछ लोग चले भी गए। तो आने वाली जनरेशन में अगर बेसिक साइंसेस में काम करने वाले लोग नहीं रहे तो मुल्क तरक्की नहीं कर पाएगा। ये एहसास के तहत गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट बनाया आइसा के नाम से, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, आइसर। तो आइसर में एडमिशन 12वीं साइंस के बच्चों को IIT एग्जाम होता है उनका, आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट। वो आइसर एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए से उसको वहां एडमिशन मिलेगा। ऐसे 7 आइसर काम कर रहे हैं भारत में। वो 7 आइसर में किसी में 12वीं साइंस के बाद IIT एग्जाम क्वालिफाई करके बच्चा जाता है तो अब्बा के जेब पर एक पैसा खर्च नहीं है। IIT क्वालिफाई करके आइसर में एडमिशन देने के बाद 5000 रुपये स्कॉलरशिप मिलती है उसको, और वहां का खर्च उसको जो है हाईली सब्सिडाइज्ड रेट में मिलता है। इंतजाम है 5 स्टार, खर्च बिल्कुल ऐसा बेटी बाजार के चाय का खर्च। वो बच्चा अपने 5000 स्कॉलरशिप में से 3000 2000 खर्च करके 2-3 हजार रुपये बचाता है अपने घर के लिए, अब्बा की जेब पे खर्च नहीं। 5 साल का इंटीग्रेटेड MSc कोर्स होता है। वो MSc करने वाला कोई बेकार आपको शहर में घूमता हुआ नजर नहीं आएगा। हर बच्चा आपको फॉरेन कंट्रीज के किसी रिसर्च इदारे में, रिसर्च लैब में, R&D में काम करता हुआ आपको नजर आएगा। और वो जो उठान होती है बेसिक साइंसेस की, वो बेसिक साइंसेस की उठान पूरे समाज और पूरे मुल्क को लेके उठती है। इसलिए गवर्नमेंट ने उसको आइसर कायम किया, तो एडमिशन देने के लिए एक नैरेटिव भी दिया। क्या दिया वो
ट्रैप देम व्हेन दे आर यंग। जब नौजवान है उसी वक्त उनको जो है ट्रैप करो और इस अच्छे अपॉर्चुनिटीज में उनको इन्वॉल्व करो, ताकि मुल्क के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए अच्छे मौके देने वाले साइंटिस्ट आपको मिल सके। तो आपके लिए क्यों ये मौका? मैं कह रहा हूँ कि एक मिसाल देखते मैं आगे बढ़ूंगा इस सिलसिले में, और उसको समझने की बेहद जरूरत है। आज से 20-22 साल पहले की बात है। कुलदीप नैयर हमारे मुल्क के एक मशहूर पत्रकार थे, जर्नलिस्ट थे। कुलदीप नैयर साहब अमेरिका के दौरे में गए थे जब इलेक्शन का पीरियड चल रहा था, और इलेक्शन था बिल क्लिंटन के पीरियड का। उन्होंने अमेरिका का पूरा सर्वे करके आके एक आर्टिकल लिखा हिंदुस्तानी अखबार में। वो आर्टिकल ये था कि इससे पहले भी मैं अमेरिका जाता रहा हूं और अब भी गया, लेकिन अब और इससे पहले के जाने में और वहां की पब्लिक के इंडियन के बारे में तासुरात में फर्क दिखा। आज जो ट्रम्प के पीरियड में हो रहा छोड़ दिया उसको, लेकिन उस वक्त ये कहा गया था कि मैं वाशिंगटन गया, न्यूयॉर्क गया, जहां भी गया, मुझे इंडियंस ने ये कहा कि नाउ वी आर बीइंग रिस्पेक्टेड यूएस। यूएस में हमारा रिस्पेक्ट अब बढ़ गया, हर जगह ये तासुर मिला। तो कुलदीप नैयर कहना कि मैं सोचने में मजबूर हुआ कि हिंदुस्तानी ने कौन सा ऐसा कारनामा अंजाम दिया अमेरिका जाकर कि वहां की अवामुन्नास, खास नहीं अवामुन्नास रिस्पेक्ट कर रही है। तो उस मजमून में 50 चीजों का तस्करा मैंने सिर्फ एक करूंगा। वो ये दिया, डाटा ये दिया कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा सैटेलाइट रिसर्च सेंटर है नासा, नासा में आज से 20-22 साल पहले, अभी कितने हैं नहीं मालूम, आप इंटरनेट में चेक कीजिए, कुलदीप नैयर कहता 18% इंडियन साइंटिस्ट नासा में काम कर रहे हैं। किसी मुल्क की पब्लिक को, आवाम को जब इस बात का एहसास होता है कि ये हमारे मुल्क पे बोझ नहीं है, बल्कि इनकी सलाहियतों के नतीजे में हमारा मुल्क तरक्की कर रहा है, बस समझो, तो वहां उनका रिस्पेक्ट बढ़ता है। मेरी दरख्वास्त यह है कि हमारा लॉन्ग टर्म प्लान प्रोग्राम हो, हमारा हर बच्चा, हमारी नस्लें आने वाली इस मुल्क को संवारने वाली सलाहियत अगर उनके अंदर पैदा होती है, इस मुल्क को सजाने वाली, इस मुल्क को तरक्की देने वाले ऐसे टॉप लेवल के इकोनॉमिस्ट, ऐसे टॉप लेवल के एजुकेशनिस्ट, ऐसे टॉप लेवल के इंजीनियर्स जिसके डिजाइन करता बिल्डिंग और ब्रिजेस गिरे नहीं, ऐसे टॉप लेवल के हर मैदान के टॉप लेवल के साइंटिस्ट अगर आप पैदा करते हैं जिनकी सलाहियत को इस मुल्क को तरक्की देने में मामिल बन रही है, भाइयों ऐसा कभी नहीं होगा कि हुकूमत की तरफ से फिर एनआरसी आया और सीएए आया। वो ये कहने में मजबूर होंगे कि इनकी तो जरूरत है इस मुल्क में, इनकी सलाहियतों के नतीजे भारत वर्ष प्रगति कर रहा है। ये एहसास जब देंगे हम, उस वक्त सिचुएशन बदलेगी, और वो सिचुएशन लाने का काम हम सबको करना है। आएगी 50 साल बाद, कोशिशें अगर जारी रही तो आएगी ना, वरना आपको हमको ये समझा जा रहा है, समझा नहीं जा रहा, बोल के बाज़ाब्ता इजहार होता है उसका कि भाई आप बोझ है उस मुल्क में, खाली फायदे उठा रहे हैं, देने की सलाहियत कुछ नहीं आपके पास है। जब किसी कौम को यह एहसास होता, पूरे भारत की जनता को, कि इनकी वजह से कुछ फायदा नहीं हो रहा बल्कि ये बोझ है, तो फिर आपके नुकसान, आपका मिटना उनके लिए कोई ऐसा बुरी बात नहीं होगी। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि आपके वजूद को काम का बनाना, हमारा एग्जिस्टेंस से फायदा उनको हो रहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे आपके पैदा करने वाले ने कहा, कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तामुरुना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर।
तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जिस दुनिया की भलाई के लिए तुमको खड़ा किया गया। खैर उम्मत, लक़ब क्या है आपका? खैर उम्मत। तो खैर टपकना चाहिए ना मेरे आपके वजूद में। वो खैर अखलाक का, वो खैर किरदार का, वो खैर इल्म का, वो खैर लोगों की जिंदगी को भला बनाने का, वो खैर टपकना चाहिए। आपका एग्जिस्टेंस ऐसा हो किसी समाज में, कहीं भी रहो दुनिया में, आपकी सिग्निफिकेंट हैसियत हो, कंट्रीब्यूटर, फायदे हासिल करने वाले भी नहीं, फायदे पहुंचाने वालों। कुरान ने आपको मकाम तय किया है। हम कुछ नया काम नहीं करना चाह रहे, हम वही काम करना चाह रहे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हम सब पर आयद किया है। खैर उम्मत के लक़ब के साथ अगर पूरी सलाहियत हो, और फिर खैर उम्मत होने में सालिहियत और सलाहियत दोनों शामिल है, क्यों ना? हाँ, सालिहियत भी शामिल है, सलाहियत भी शामिल है। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ सालिहियत और सलाहियत नहीं है। क्यों? इस पैगाम को जिसने अपने गिरह में बांध दिया था, हम फख्र करते ना, तारीफ करते रहते हैं। जहां भी इल्मी गुफ्तगू होती है, उस इल्मी गुफ्तगू में सहाबा के कारनामे का जिक्र किए बगैर आगे नहीं बढ़ती बात। नहीं, इतने साइंटिस्ट थे, ये थे, वो, एक हाथ में कुरान था, एक हाथ में रिसर्च वर्क था। चाहे मेडिकल साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, फलकियात हो, हर मामले में आपके साइंटिस्ट ने राह बताई, मवज्जिद वो थे हर मामले में। तो क्या था फिर? सलाहियत भी, सलाहियत भी। हमको अपनी जनरेशन की तरबियत ऐसी करनी चाहिए कि उनके अंदर सलाहियत भी हो, सलाहियत भी हो। खाली एमबीबीएस की डिग्री का टुकड़ा लेके बाहर नहीं निकले, पेशेंट को एक्सप्लॉइट नहीं करें, मैनिपुलेट नहीं करें, गलत गैर अखलाकी जो काम होते हैं समाज में वो नहीं करें, बल्कि अखलाक किरदार के साथ आप काम करें। ये एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू के साथ काम करने को हम सालिहियत करें। और फिर जिस मैदान में काम कर रहे हैं महारत के साथ काम करें। ढूंढे इस बच्चों ने एमबीबीएस करें, एमडी करके आए, समाज में ऐसा मुकाम हो आपका कि आप दो चीजें, जहां सलाहियत और सालिहियत है वहां और दो चीजें आपके अंदर पैदा हो, वही उससे जोड़िए हो, एक्सेलेंसी और ऑनेस्टी। सलाहियत और सालिहियत है। आप डॉक्टर ऐसे हो कि लोग ढूंढते हुए आपको, बॉम्बे सेंट्रल से जोगेश्वरी तक आए, क्यों? ये ईमानदार भी है, एक्सपर्ट भी है, एक्सेलेंट भी है, ऑनेस्ट भी है। ये दो क्वालिटीज के साथ जब आपकी खिदमत बढ़ेगी, चाहे मेडिकल साइंस हो और कोई मैदान हो सर्विस का, तो मुल्क की आवाम आपकी इज्जत करने लगेगी, मुल्क की आवाम आपका रिस्पेक्ट करने लगेगी, मुल्क की आवाम आपके एहतराम में पीछे रहेगी। कोई डिमांड नहीं करेगा एनआरसी का, आरसीए का, इसका उसका, बल्कि लोग जरूरत महसूस करेंगे कि ये रहे यहाँ, ये टिके यहाँ, इनकी जरूरत है आज, ये नहीं है तो कैसा होगा वहां? ये सवाल उनके अंदर पैदा हो। आखिर एक मिसाल देते हुए, इस बात की मिसाल देते हुए मैं अपनी गुफ्तगू मुकम्मल करूँगा। मेरे एक साथी हैं मुखलिस, वो हमेशा सुनाते रहते हैं, बहुत पसंद आती है मिसाल। मैंने भी कई मरतबा हमारे स्टूडेंट के सामने इसको रखा। मैंने कहा बेटे देखो कि मैंने जो थोड़ी गुफ्तगू किया आपके सामने, उसको ऐसे समझो, एक घर है, एक घर में दो भाई हैं। एक भाई की उम्र हो गई है 27 साल और एक है 25 साल। 27 जिसकी उम्र है उसने ग्रेजुएशन वक्त पर मुकम्मल किया, तालीम मुकम्मल किया, रोजगार को लग गया, अब वो अच्छी सर्विस पे है। और घर में और 3 बहनें हैं, 4 भाई हैं, अम्मी अब्बा है, दादा दादी ज़ईफ हयात है। पूरा घर उस बच्चे की तनख्वाह में चल रहा है। 27 साल के सिंसियर मेहनती बच्चे। उसका छोटा भाई है जिसकी उम्र 25 साल, पिछले 8 साल से 10वीं फेल हो रहा, हर 6 महीने में सप्लीमेंट्री एग्जाम देता है। सुबह 12 बजे उठता है, फ्रेश नहा धो के कपड़े पहन के इधर स्प्रे मार के
बाहर निकल गए, वो टपरी, वो होटल, वो कैरम का अड्डा, और वो घूम घा के रात में 1 बजे 1:30 बजे घर पे आया, फिर 2 बजे तक सोया। घर में ऐसे 2 भाई हैं, मुझे बताइए रिस्पेक्ट किसका होगा? बच्चों से कहूँ किसका रिस्पेक्ट होगा? बोलो बेटा, छोटे का क्या बड़े का? बड़े का रिस्पेक्ट होगा। क्यों? बड़े जिम्मेदार है, इसलिए कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट होगा इसका। उसको नाराज करेगा कोई नाराज करेगा उसको? करेगा क्या? नहीं करेगा। क्यों? उसको नाराज करने का नुकसान क्या होने वाला है? उसका एहसास पूरे घर को। और छोटा जो कुछ कर नहीं रहा है उसको हर आदमी टोकेगा। छोटा बच्चा है, तजुर्बा करके देखिए आप, साइकोलॉजिकली ये चीजें फिट हो जाती है। वो छोटा बच्चा अगर छोटा घर का, वो 25 साल वाला अगर बोल रहा जरा पानी लाके दे, तो वो छोटा बच्चा बोलेगा जाओ उठ के लाके दे लो ना। वही अगर बड़ा पूछेगा बेटे पानी लाके दो, तो भागते लाके देगा। तो घर के अदना छोटे बच्चे से लेकर बड़े ज़ईफ तक घर के लिए मददगार बनने वालों की इज्जत करते हैं, उसको नाराज नहीं करते। उसको नाराज करने का नुकसान क्या होने वाला है उनको एहसास होता है। और जिससे कुछ हासिल होता नहीं है वो नाकारा है। जिसको नाराज करे तो कोई बिगाड़ने वाला नहीं है, तो उसको लोग फटकारते रहते, बच्चे से लेकर बूढ़े तक। हमारी आपकी हैसियत इस मुल्क में ऐसी नहीं है, मगर रखा गया कि कई खुदा ना खास छोटे भाई की हैसियत में दिख रहे, तो बताया जा रहा है नहीं, बताया जा रहा कि इनकी वजह से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन इनका नहीं है, और ये लोग इस मुल्क पे बोझ है, सिर्फ फायदा उठाते हैं। मुल्क की तरक्की का कोई मंसूबा, कोई सलाहियत इनके पास नहीं है। ये एहसास पैदा किया जा रहा है। तो मेरी दरख्वास्त ये कि जब तक के वो बासलाहियत भाई, जिसके अंदर सलाहियत भी है, सालियत भी है, एक्सेलेंस भी है और ऑनेस्टी भी है, ऐसी सलाहियत की जनरेशन को परवान चढ़ाने की बहरहाल जरूरत है। जब तक कि हम ये काम नहीं करेंगे तो सूरत हाल नहीं बदलेगी, और उसी आजमाइशों से हमको गुजरना पड़ेगा। हम इस मकसद के तहत अगर काम करते रहेंगे, हो सकता है रिजल्ट आने में 50 साल लगे, 50 साल के बाद हम रिजल्ट उसका हासिल कर सकेंगे, मगर कोशिशों का आगाज आज से होना चाहिए। ये जो टूटी फूटी कोशिशें हैं, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी कोशिशों को कामयाब बनाए। ऐसे बहुत से लोगों को मैदान में आकर आगे बढ़कर इखलास के साथ काम की तौफीक अता फरमाए, और उसके बेहतर से बेहतर नताइज को समेटने की हम सबको अल्लाह ताला तौफीक अता फरमाए। मेहमान के आने तक के कुछ टाइम पास के लिए मैं नहीं कहा था, मेरी गुफ्तगू मेहमान के आने के बाद ये गुफ्तगू थी। चूँकि मेहमान आ रहे हैं इसलिए मैंने कहा कि चलो मुझे मौका है थोड़ी तफसील से अपनी गुफ्तगू पेश करने का, इसलिए मैंने कुछ गुजारिशात आपके सामने की है। दरख्वास्त ये कि आप जहाँ भी है अपनी हैसियत में जितना भी काम कर सकते हैं आप जरूर। हमारी एक बेटी ऐसी है जो एक बच्चे को, गरीब बच्चे को बिठा के पढ़ा सकती है, उसका भी कंट्रीब्यूशन है। तो बहरहाल अल्लाह के पास आपकी नीयत, आपका जज्बा, उसकी कदर है। आप कितने लाख और करोड़ खर्च कर रहे हैं वो नहीं है, जज्बे की कदर यकीनन है। अल्लाह ताला इसी जज्बे के साथ हमको काम करते रहने की तौफीक अता फरमाए। सर भी एक स्ट्रिक्टली हम बैन नहीं कर रहे आपको कि प्रोफेशनल कमर्शियल काउंसलर्स के पास न जाए, उसकी बैन नहीं। जाए अगर आप मजबूरी है आपकी, तो आप भी अलर्ट हैं 3 कामों में। फॉर्म में इंफॉर्मेशन क्या भरनी है, कागज में लगेगी, ठीक है। प्रेफरेंस आप तय करें और वो प्रेफरेंस की लिस्ट वहाँ सामने रखें, वरना उसके पास रश रहता है, 100 200 बच्चे एक काउंसलर के पास है, वो स्पीड में आपके पूछे बगैर, मशवरा किए बगैर ऑप्शन डाल देगा। हर साल 10 से 15 बच्चियों के केसेस ऐसे आते हैं कि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज में सेकंड राउंड में लगने के चांसेस है,
फर्स्ट राउंड में प्राइवेट जाके बैठ गए, है ना? ठीक है, चेंज का मौका है, लेकिन परेशानी खाना बढ़ जाती है ना उसमें, तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर थोड़ा एक कंफ्यूजन है, बच्चे बहुत परेशान होते हैं। जैसे अभी हमने एडमिशन कर ली, फॉर्म फिलअप कर लिए, रजिस्ट्रेशन कर लिए, और जैसा आपने बताया ना पेनल्टी वगैरह का कि अगर आप ये एडमिशन नहीं लेते तो पेनल्टी लगती है, तो इसका क्राइटेरिया क्या है, रूल्स क्या है? पेनल्टी लास्ट राउंड में जब आप करते हैं, अच्छा सवाल है, आपकी वजह से सीट लैप्स हो गई, उसके राउंड खत्म हो गए, एडमिशन कैंसिल किया आपने, राउंड खत्म होने के बाद एडमिशन कैंसिल किया आपने, तो उस वक्त आपको पेनल्टी लगेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमारे पास 3 बच्चियों के नाम आए जिन्होंने पहले साल BHMS को एडमिशन लिया था, फीस भर के नहीं दिया, बाद में जाके कैंसिल करने के लिए गए हो कि घर में मशवरा हुआ कि नहीं रिपीट करना है एक बार और, तो कॉलेज वालों ने ये बोले कि बेटा 3 लाख रुपये पेनल्टी भरो आयुष की और बचे हुए 3 साल की फीस दो, तो टोटल जा रहा था 5.5 लाख रुपये। 5.5 लाख रुपये भरेंगे तो आपके डॉक्यूमेंट्स वापस मिल जाएंगे, ठीक है। दूसरी कैटेगरी, आप में से कोई नहीं करेगा, सबको बोल के रखिएगा, बहुत से बच्चियां एम्बिशियस है, उनकी गलती नहीं है, वो चाहते हैं कि हमको MBBS में जाना ही जाना है, हमारे साहब है। अब घर वालों ने बोल दिए बेटे बस हो गया, 3 एग्जाम दे दिए ना, BMS को एडमिशन मिल रहा ले लेना, और पोद्दार कॉलेज में अच्छा BMS कॉलेज है, पोद्दार एडमिशन लेके बच्ची बेचैन है, उसने एडमिशन तो लिया BMS में, लेकिन घर में बगैर खामोशी से अपनी स्टडी करते रही, है ना। अब नीट में अच्छा स्कोर आया, हमारे पास 2 बच्चियां BMS के भी, गवर्नमेंट BMS कॉलेज की, तो अब स्कोर ऐसा आगे गवर्नमेंट MBBS को लगने वाले हैं, घर में पैसे नहीं है। अब कॉलेज वालों ने कहा डॉक्यूमेंट लेना है तो 3 लाख रुपए पेनल्टी और फीस आपको भरनी की, तो आपको डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे और एडमिशन प्रोसेस में आप आएंगे। तो ये गलतियां होती हैं, इसलिए थोड़ा सा ऑप्शंस सोच समझ के और ज्वाइनिंग सोच समझ के, इतना बैठ के तफसील से प्रोफेशनल कमर्शियल काउंसलर के पास टाइम नहीं रहता, तो वो आती नहीं है सामने चीजें, और बाद में फिर परेशानी हमारी बढ़ जाती है। आबिद नकवी, प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई। सेंट्रल और स्टेट